Jai Hind and a very good morning to all of you, my dearest students. Students, how are you? I hope you all of are very fine. Students, today I want to teach you about a most important topic of chemistry of the board examination for class 12th students, chemical kinetics, which is the very important topic. So listen carefully, and if you have you any problem related to this topic, please ask me questions on my comment sections. Clear? तो फर्स्टली देखिए, सबसे पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में समझते हैं बेटा। हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ठीक है बेटा। टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक बलगतिकी का है। इसके अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे कि कोई भी रिएक्शंस जो होती है वो फास्ट होती है, स्लो होती है, या फिर इसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके बारे में समझना है, अभिक्रिया की दर के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में समझना है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। ऐसे तमाम चीज़ें जो है इस टॉपिक से रिलेटिव हैं। इन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। फर्स्ट देखिए, हम लोग समझते हैं रिएक्शंस के बारे में। देखिए, जो रिएक्शन बेटा होती है हमारी, वो मेनली टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स की, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप्स होता है इसका, वो होती है स्लो रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है? स्लो रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो कैसा होता है? फास्ट रिएक्शन, ठीक है। मतलब एक जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? सॉरी, स्लो का मतलब मंद होता है और फास्ट का मतलब तीव्र होता है, ठीक है। मतलब एक अभिक्रिया होगी जो तीव्र अभिक्रिया कही जाएगी और दूसरी होगी जो मंद अभिक्रिया। अगर रिएक्शन स्लोली हो रही है तो उसे हम लोग मंद अभिक्रिया या स्लो रिएक्शन कहते हैं। अगर रिएक्शन बहुत फास्ट हो जा रही है, बहुत जल्दी हो जा रही है, तो उसे हम लोग तीव्र अभिक्रिया या फिर फास्ट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। देखना, जैसे सपोज करिए कि सिरके का निर्माण आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। सिरका किस तरीके से बनता है? तो सिरके के निर्माण में गन्ने के जूस को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद करीबन 1 से 2 महीने लग जाते हैं सिरके के निर्माण में। मतलब जो रिएक्शन वहाँ होती है, आपने ध्यान दिया होगा अगर, तो गन्ने के जूस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। मतलब वहाँ पर कुछ जीवाणु वगैरह आते हैं जो डेवलप होते हैं उसके अंदर, और वही फाइनली उसका इंटरचेंज कर देते हैं और फाइनली रिएक्शन के थ्रू जो है वो हमारा सिरका प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत टाइम लगाती है रिएक्शन होने में। जबकि और कुछ रिएक्शंस होती हैं, अगर आपने सीमेंट की बोरी को देखा होगा, ठीक, सीमेंट की बोरी पे डाल दिया, 1 गिलास पानी डाल दिया, ससुरा पानी डालोगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म का मतलब तुरंत का तुरंत रिएक्शन होगी, तुरंत सीमेंट जाम हो जाएगी। होगा नहीं होगा? तो मतलब वहाँ जो रिएक्शन हो रही है बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही है और उसको हम लोग कह देंगे फास्ट रिएक्शन। तो ये जो क्राइटेरिया दिया गया स्लो और फास्ट का, ये रिएक्शन की स्पीड पर, वेलोसिटी पर और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए, कंसंट्रेशन की क्या भूमिका होती है रिएक्शन में, इसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा यहाँ का आएगा, जो मेन टॉपिक है यहाँ का, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं अभिक्रिया की दर। क्या कहेंगे? अभिक्रिया की दर। चलिए ध्यान से समझना बेटा। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वो टोटली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर ऑब्जेक्ट के, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन हमारे पास है, ए गिव्स आउट बी। एक रिएक्शन हमारे पास क्या है? ए गिव्स आउट बी। यहाँ जो ए होता है ये रिएजेंट होता है। क्या होता है बेटा? रिएजेंट होता है। और जो बी होता है ये प्रोडक्ट होता है। क्या है ये प्रोडक्ट है। ये ए रिएजेंट है और बी क्या है? प्रोडक्ट है। रिएजेंट का मतलब होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। हिंदी में कहते हैं उत्पाद, ठीक है। देखिए, अभिक्रिया होने से पहले जो जो सब्सटेंस आपस में मिलके अभिक्रिया होने के बाद जिस सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, अभिक्रिया होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। अभिक्रिया होने के पहले जो सब्सटेंस होता है उसे हम लोग अभिकारक या रिएजेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे चीनी और पानी का हमने घोल ले लिया तो चीनी और पानी अभिकारक कहा जाएगा, और बदले में जब शरबत या रस बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। होप आप इस टॉपिक को क्लियरली समझ रहे होंगे। देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करती है अभिकारक की या उत्पाद की, मतलब रिएजेंट के या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर, इसकी सांद्रता पर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे? देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन आती है, पहले मैं आपको डिफिनीशन बताता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। देखिए, इसकी जो डिफिनीशन होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, वो होती है कि चेंज
इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चाहे टाइम टेकन कह सकते हो चाहे चेंज इन टाइम, यही जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब अगर इसको हम लोग अपनी भाषा में कहें तो इसकी जो डिफिनीशन आती है वो यही आती है कि अगर टाइम की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम लोग 1 ले लें, ध्यान देना, चेंज इन टाइम की वैल्यू कितनी ले लें, 1 ले लें सब्सटेंस की, तो जब टाइम की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेंगे, पर यूनिट बोलेंगे इसको, इंग्लिश में कहेंगे पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम में जितना भी चेंजिंग होता है कंसंट्रेशन में, किसके, चाहे तो आप रिएजेंट का कह लीजिए और चाहे आप प्रोडक्ट का कह लीजिए। ठीक है, मतलब कि इन पर यूनिट टाइम द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट आर प्रोडक्ट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब एकांक समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। ध्यान से समझना, एकांक का मतलब होता है एक अंक। ठीक है, मतलब वहां पर भी 1 सेकंड लिया गया, 1 सेकंड में कितनी चेंजिंग आ रही है। ठीक है, चाहे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन ले लो और चाहे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ले लो, दोनों ही सांद्रताओं के परिवर्तन को ही कहा जाता है अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब अगर इसकी लैंग्वेज हम देंगे तो हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट आर प्रोडक्ट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा, देखिए रिएक्शन डेफिनेशन को रटना नहीं है। देखिए ये जो टाइम से जब किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उस पूरे बात को लैंग्वेज में हम लोग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट। तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट आर प्रोडक्ट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो अभिक्रिया हो रही होगी उसमें अभिकारक की अथवा उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन हो रहा है एकांक समयांतराल में, उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन आई होप क्लियर हो रही होगी। एकांक समयांतराल में कि अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ दिया कि ये ए है और ये क्या है, बी है। तो अभिकारक की सांद्रता में सपोज करिए परिवर्तन जो हुआ है, देखिए ए की जब सांद्रता हम लोग लिखते हैं, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है कि ए के लिए सांद्रता लिखने का मतलब ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, कंसंट्रेशन लिखने का मतलब क्या होता है बेटा, ए के लिए ऐसे कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें परिवर्तन कितने का हो रहा तो डेल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, डेल, मतलब चेंजिंग कितने की आती है, और टाइम के अकॉर्डिंग तो टाइम में भी कुछ चेंजिंग आई होगी, तो मतलब ये हो जाएगा अभिकारक ए की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अगर हम उत्पाद बी के में परिवर्तन देखेंगे इसकी सांद्रता में, तो उत्पाद बी हमारे पास वी है, बी समझ रहे हैं ना, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, बी है, तो इसकी सांद्रता में भी कुछ परिवर्तन आया होगा, अपान क्या हो जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, डेल टी। क्लियर है। तो चाहे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा हो और चाहे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब चाहे रिएजेंट के या फिर प्रोडक्ट के, दोनों की चेंजिंग जो हो रही कंसंट्रेशन में, उसी को हम लोग पर यूनिट टाइम में अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है वो यही निकल के आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब एक चीज देखिए यहाँ पर आपको और समझना है कि जो रिएजेंट होता है, देखिए मैंने अभी आपसे कहा रिएजेंट का मतलब अभिकारक, मतलब जब अभिक्रिया नहीं हुई होती है तो जितने भी सब्सटेंस हमारे पास होते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, रिएजेंट होते हैं। और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे इसकी सांद्रता ले लें चाहे इसकी सांद्रता, दोनों की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है वही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अब देखिए मामला एक यहां और आता है कि अगर रिएक्शन हो रही है, इसका जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन समझते हो, सांद्रता से इसकी जो सांद्रता होगी, जब रिएक्शन होगी तो जो रिएजेंट हमारे पास होता है, बेटा ध्यान देना, जो हमारे पास रिएजेंट होता है इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, मतलब इसकी जो सांद्रता है वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे घटती जाती है। क्या होती है बेटा, घटती जाती है। किसकी, रिएजेंट की। रिएजेंट का मतलब क्या होता है, अभिकारक, समझ रहे होंगे आप। अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया होने के साथ साथ क्या होती है, घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा किस में लेते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो केमिकल रिएक्शन होने के दौरान, हम ये कह सकते हैं कि जो रिएजेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता जाता है। फाइनली जब हम इसका
रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन के रेफरेंस में हम लोग माइनस लगाएंगे। ध्यान देना, इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, निगेटिव रहेगा, बोले तो घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। और इसी क्रम में जो प्रोडक्ट आपका है उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, शानदार तरीके से बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव साइन हम लोग कहीं लगाते नहीं है, तो कहीं कहीं नहीं भी लगा होता है, कहीं कहीं लगा होता है, अलग अलग प्रकाशन वाले अलग तरीके से समझाते हैं। समझ रहे सब लोग, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो शायद आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से रिएजेंट जो कंसंट्रेशन है डिक्रीज हो रहा है, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ध्यान देना, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है बेटा, ये कंसंट्रेशन वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। माइंड में इस चीज को छाप के रखिएगा, एकदम दिमाग में फीड होना चाहिए। दूसरा, आए बोर्ड की परीक्षा में छाप के आओ कि प्रोडक्ट होगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज, दूसरा बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और जो रिएजेंट होगा, जैसे अगर आप ध्यान दें, चीनी पानी लेते हो ससुरा, चीनी का कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा है, जैसे भी होगा, जब पनिया के साथ मिलाते हो तो ससुरा पिघलने लगती है, ऐसे ऐसे हो जाती है, पिघल जाती है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फाइनली जो शरबत आपका बन रहा है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन कम करेंगे वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को। चलिए, तो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होता है, इंक्रीज, और रिएजेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज। मतलब अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया होने के साथ साथ क्या होती है, घटती जाती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता अभिक्रिया होने के साथ साथ बढ़ती जाती है। शायद आप इस चीज़ को बेहतर समझ रहे होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए अब एक चीज़ बेटा इसमें और है, आप लोगों को ये समझना है कि हम किस तरीके से फाइंड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन किस तरीके से, जो अगर रिएक्शन लिखी हो तो वहाँ पर हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो अभी बेसिक हम लोग समझते हैं, उसके बाद थोड़ा और आगे इस चीज़ को समझेंगे। देखिए यहाँ का जो टॉपिक निकल के आएगा बेटा, ठीक है, ये यहाँ का जो टॉपिक निकल के आएगा कि किस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई रिएक्शन होनी चाहिए। और उसके क्रम में अगर हम देखें जरा, अगर हम उस क्रम में देखना चाहेंगे बेटा, हमारे पास कोई ना कोई एक रिएक्शन तो जरूर ले लेंगे, और उसी के थ्रू जो है हम लोग चेक करेंगे कि हाँ रिएक्शन में किस तरीके से उसका रेट निकाला गया है, ठीक है। एक फार्मूला इसका होता है, उस फार्मूले को अगर मैं आपको बता दूं, उसके बाद कोई सी भी रिएक्शन होगी उसका आप रेट फाइंड कर सकते हैं, कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे एक फार्मूला हमारे पास होता है, वो होता है N1A प्लस N2B गिव्स आउट C और प्लस M2D। ध्यान दें, मैं आपको बेहतर समझाऊंगा कि यहाँ N1 क्या है, A क्या है, B क्या है, जो भी है मैं आपको शानदार तरीके से समझाऊंगा, बस केवल आप कोऑपरेट करिए हमारा थोड़ा। ध्यान दीजिए, देखना बेटा, यहाँ क्या है कि जो N1 लिखा है वो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइनली कह लीजिए। जैसे सपोज करिए कि हम लोग लिखते हैं कि H2 हो गया और I2 हो गया, ये मिला के क्या बना देता है, HI बनाता है। ध्यान दें, तो रिएक्शन तो अभी बैलेंस नहीं है। अगर ध्यान दें तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे H2 हो गया और I2 हो गया, ये रिवर्सेबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इका इका मिलाओ ई ससुरा बनेगा, इसको तोड़ दो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बनता क्या है, HI। लेकिन ध्यान दें, अगर तो हाइड्रोजन का जब आयोडीन के साथ रिएक्शन कराए हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, लेकिन बैलेंस तो नहीं है रिएक्शन। हाइड्रोजन इधर 2 है, आयोडीन इधर 2 है, इधर तो दोनों एक ही एक है, तो इसमें हम 2 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो हाइड्रोजन तो है, लेकिन कितना है, सब्सटेंस कितना है उसका, 1 मॉलिक्यूल्स है। कितना है, 1 मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो N1 है वो 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब जैसे यहाँ के केसेस में आएंगे, जो M1 है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, शायद आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को ना। तो इस केसेस में जो भी वैल्यू दी जाएगी N1 N2 M1 M2, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और बाकी A B तो ये A और B क्या होंगे, रिएजेंट होंगे, और C और D क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। शायद आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए बेटा, थोड़ा सा केमिस्ट्री जरूर हार्ड होती है, लेकिन इसको दूसरे को समझना है शानदार तरीके से। कौन सा हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है, एक बार केवल आप ध्यानपूर्वक समझिए, बस कुछ नहीं है इसमें। रेट ऑफ रिएक्शन आज आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। देखिए क्या है, ध्यान दीजिए, अगर हम इसका रेट निकालना चाहें, इस रिएक्शन का रेट निकालना चाहें, देखिए अगर हम रेट निकालना चाह रहे हैं बेटा, तो इसके लिए फार्मूला तो हमको ये पढ़ा ही दिया गया है। देखो ये फार्मूला हमको पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका अगर निकालना होगा H2 का, ध्यान देंगे, तो H2 का निकालने के लिए H2 की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, इसका मतलब यही होता है, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, मतलब H2 के कंसंट्रेशन में कितने की चेंजिंग आ रही है, ये हो गया। अब जब इसको हम लोग टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया इसका रेट। लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि ये चूंकि
रिएजेंट है तो रिएजेंट का कंसंट्रेशन किस में आता है, माइनस होता जाता है, कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। सही है, तो ये H2 का निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम I2 की बात करते हैं बेटा, ध्यान देना इस चीज़ को, अगर हम I2 की बात करेंगे तो जब हम I2 की बात करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है कि I2 का जब हम निकालेंगे बेटा तो I2 का ये होगा कंसंट्रेशन, और डेल लगा देंगे, सॉरी थोड़ा इसको यहाँ लिखते हैं हम लोग, I2 यहाँ लिख दिया, डेल लगा दिया बेटा, और डेल टी से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ तो रहे होंगे आप लोग ना किस तरीके से हो रहा है ये। अच्छा, इसमें भी माइनस लगाना जरूरी है या नहीं है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया हमने तो आपसे कहा है कि अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती जाती है ना। मतलब कहने का मतलब कि जो रिएजेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा, तो मतलब माइनस लगाना यहाँ पर क्या है, जरूरी होता है। अगर इसका बेटा देखो निकालेंगे HI का, ध्यान दें HI का हम लोग निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन, तो डेल टी से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, काहे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कौन चीज़ है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर बहुत शौक है तो प्लस लगा दो, बड़ा मन है अगर तो प्लस लगाओ, प्लस लगता ही है ना। वैसे पॉजिटिव हम लोग लगाते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात तो शायद आप भूल रहे होंगे, अगर आप ध्यान दे रहे हो थोड़ा तो, कि यहाँ पर जो M1 और M2 की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। तो उसमें M2 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, तो मतलब हम यहाँ पर अगर चाहें तो 2 से इसमें क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ये जो चीज़ निकल के आ रही है बेटा, ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है ये है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, शायद आप इस चीज़ को बेहतर समझ रहे होंगे बेटा, सारे के सारे समझ रहे होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, एक चीज़ केवल आपको और बताना चाहूँगा कि जो कंसंट्रेशन होता है, बोले तो जो सांद्रता होती है, वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और उसके साथ साथ ये निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। जबकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना, वो पॉजिटिव तो हो सकती है, पॉजिटिव तो हो सकती है, बाकी अगर कहो निगेटिव तो निगेटिव नहीं हो सकती किसी भी केस में। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, जो माइनस साइन रिप्रेजेंट किया गया है ये केवल कंसंट्रेशन के लिए है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, वो बेसिकली जो है कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिव ही रहती है। समझ में आ रही बात ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर है, मुझे नहीं लगता है कि कोई खास प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन लिखी होगी, मुझे नहीं आइडिया, कोई भी रिएक्शन लिखी होगी, अगर आपको उसका फाइंड करना है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आप इस फार्मूले के थ्रू उसका फाइंड कर सकते हैं। जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी। अच्छा, एक चीज़ सपोज करिए कि यहाँ कोई वैल्यू दूसरी दी गई हो, यहाँ कोई वैल्यू दूसरी दी गई, तुरंत उसके पहले उसके मल्टीप्लाई करा दो, बात खत्म। फार्मूले में N1 N2 M1 M2 दिया ही गया है, तो आप उससे शुरुआत में मल्टीप्लाई, जैसे मान लो अभी सपोज करो कि यहाँ 2 लिखा होता, मान लीजिए यहाँ क्या लिखा होता, 2 लिखा होता, तुरंत यहाँ 2 से क्या कराते, मल्टीप्लाई, काम खत्म। समझ गए नहीं समझ गए। अगर सपोज करो कि यहाँ 1/2 लिखा होता है, कितना लिखा होता, 1/2H2 लिखा होता, ध्यान दें इस चीज़ को, कितना लिखा होता, 1/2H2 लिखा होता। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, 1/2 का मतलब 1/2 करेंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही भैया। अगर ना आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बिना पूछे तो काम होगा नहीं भाई। देखिए, जब कंसंट्रेशन आप निकालेंगे तो उस चीज़ को 1/, में ला करके हम लिख देते हैं, ये रूल होता है, ये फार्मूला होता है उस चीज़ का। ठीक है, जैसे ए के रेफरेंस में अभी हमने आपको फार्मूला दिखाया नहीं, ए के रेफरेंस में आप फार्मूले को देखिएगा। अगर इसका हमें इसी रिएक्शन का अगर हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, ए का अगर हम निकालेंगे, ध्यान दें बेटा, अगर हम ए का निकालेंगे तो यहाँ ए लिख देंगे, ए का कंसंट्रेशन हो गया, दिख तो रहा सबको। देखिए, ए लिखेंगे, ए का कंसंट्रेशन हो गया। इस चीज़ को थोड़ा हम इधर लिखते हैं, शायद आप इस चीज़ को समझेंगे फिर। देखिए, अगर हम इसका निकालेंगे बेटा, ध्यान देंगे इस चीज़ को, अगर हम इसका निकालेंगे तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए, और यहाँ डेल लग जाएगा अपान डेल टी। ठीक है, ये तो हो गया इसका, बल्कि निगेटिव में होगा तो निगेटिव कर लेंगे। अच्छा, ये बताओ कि जो भैया देखो, जो फार्मूला होता है ये N1 चला आता है नीचे, 1/N1 फार्मूले में होता है इसका, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा N2 डेल, और बी का निकल जाएगा डेल वी अपान क्या हो जाएगा, डेल टी, इज इक्वल टू इधर आएंगे अगर, तो जब इधर आएंगे बेटा तो इसका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा,
M1 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 1 अपान सॉरी भाई, ये 1 अपान N2 होगा। ध्यान रखना फार्मूले, देखो अगर N1A है N2A है तो जब उसका कंसंट्रेशन निकालते हैं तो 1 अपान में हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत फोर्सली मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि अगर ये N1 है मल्टीप्लाई कर रहा है तो जब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हमेशा कहाँ आ जाएगा, वो नीचे 1 अपान करके आएगा। जैसे N2 है तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपान N2, वैसे यहाँ M1 है तो हो जाएगा 1 अपान N1, और डेल और C का तो C ही होगा, अपान क्या हो जाएगा डेल T। समझ रहे होंगे शायद आप लोग। इसी तरीके से इज इक्वल टू अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अपान M2 डेल, यहाँ हो जाएगा D अपान क्या हो जाएगा T। ध्यान देना बेटा, एक चीज़ में आप कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ आप माइनस नहीं लगाए। अरे माइनस काहे को लगाएंगे भैया, ये बताओ जब ये जो ससुरा जोन चीज़ है प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में माइनस तो लगेगा नहीं। बाकी 1 अपान M1, अगर M1 है तो उसका हो जाएगा 1 अपान M1, M2 है तो 1 अपान M2, N2 है तो 1 अपान N2, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका 1 अपान कर देंगे, और जैसे 1 अपान करेंगे तुरंत हमारा जो है निकल जाएगा। अब जैसे अभी देखो इसका हमने आपको करके दिखाया ही कि जब इसका करेंगे, इस चीज़ का करेंगे, अभी मैंने किया था कि अब इसी फार्मूले के थ्रू, ये मेन फार्मूला होता है इसका, ये मेन फार्मूला, ये आपकी एक रिएक्शन हो रही है, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है रेट है, ये क्या निकाले हैं रेट। अब मान लो ये एक एग्जांपल हमने ले लिया तो इस एग्जांपल का रेट निकालेंगे, देखो इसका निकालेंगे तो H2 कर देंगे और इसके हिसाब से यहाँ डेल H2 अपान क्या हो जाएगा डेल T, वो भी माइनस में, इज इक्वल टू, अच्छा कुछ है ही नहीं है तो कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ आएंगे तो I2 हो जाएगा और हो जाएगा डेल I2 वो भी माइनस में, अपान क्या हो जाएगा डेल T, इज इक्वल टू इसका देखिए HI दिया है, HI हो जाएगा डेल के रेफरेंस में अपान डेल T। अच्छा बताओ क्या यहाँ माइनस होगा, नहीं होगा, माइनस बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा बताओ 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा 1 अपान 2, कितना हो जाएगा 1 अपान 2। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी अभी आप लोगों ने देखा होगा ये 2 मैंने ऊपर लिखा था, वो भाई मिस्टेक था बेटा, ये नीचे ही रहेगा, फार्मूला यही होता है 1 अपान 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपान 2 लिख देंगे। शायद आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, इस तरीके से कोई फार्मूला अगर दिया रहेगा या कोई रिएक्शन दी रहेगी तो आप उसका रेट फाइंड कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी रिएक्शन दी जाए आप इसी के थ्रू जो है, इसी फार्मूले के थ्रू जो है उसका फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, आप लोगों ने हाइबर प्रोसेस से जो है अमोनिया का निर्माण सीखा होगा। हाइबर जी ने अमोनिया के निर्माण को बताया है, N2 और H2 होता है, ध्यान है N2, और ये भी रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। प्लेटिनम और मोलिब्डेनम, यहाँ पर प्लेटिनम जो होता है ये यहाँ पर कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, और मोलिब्डेनम जो है वर्धक होता है, ठीक है। प्लेटिनम और मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो N2 और H2 बना करके क्या बना देता है NH3। देखिए ये मैंने नहीं, हाइबर साहब ने बताया है कि N2 और H2 का जो रेशियो लेते हैं वो होता है 1:3। कितना होता है 1:3, मतलब 1 मॉलिक्यूल्स N2 का लेंगे और 3 मॉलिक्यूल्स H2 का लेंगे, तुरंत जो है 2 मॉलिक्यूल्स बन जाता है क्या अमोनिया, ठीक है। इसकी रेट निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अब देखिए सीधा अब देखो ऊपर के तरीके से होगा कि नहीं होगा। अब अगर आपको फाइंड करना है तो N2 का निकालना है तो N2 करेंगे और इसमें डेल से मल्टीप्लाई कराएंगे अपान डेल T, निगेटिव वैल्यू लेंगे, काम खत्म, सही है। ये हो गया N2 का, इज इक्वल टू H2 का करेंगे तो यहाँ H2 कर लेंगे, सही है ना, H2 डेल अपान डेल T, ध्यान दें यहाँ माइनस होगा। अगर हम आपसे कहें बेटा, इस चीज़ को थोड़ा इधर लिखते हैं, यहाँ है H2 और ये वैल्यू है सॉरी डेल, और ये इतना हो जाएगा। अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो 3 लिखा हुआ है कहाँ लिखेंगे, इसमें कहाँ लिखेंगे भैया, अभी फार्मूले में क्या कहा गया 1 अपान हो जाएगा, तुरंत N2 क्या हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1 अपान 3, बाकी सब वैसे जैसे लिखा हुआ है, ये इसकी रेट हो जाएगी, ये इसकी रेट हो जाएगी। इसका देखते हैं, यहाँ आइएगा तो NH3 लिखेंगे ऐसे, और ये कितना है डेल लिखा हुआ है, अपान क्या हो जाएगा T, यहाँ भी माइनस लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ माइनस काहे लगेगा भैया, जब ये प्रोडक्ट है तो माइनस तो लगेगा नहीं, सॉरी प्रोडक्ट है तो माइनस लगेगा नहीं, हाँ ठीक है। अब बताओ जरा ये जो 2 है उसकी लोकेशन क्या होगी, उसको तुरंत हम लोग क्या कर देंगे 1 अपान 2 कर देंगे, और माइनस का नहीं होगा। तो मतलब ये जो चीज़ हम लोग लिख रहे हैं रिएक्शन की, ये बेटा क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। शायद आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।